जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने 10वें टॉपिक के लूसेंट ऑप्शनल वाले के सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी तक जो था उसमें 20 क्वेश्चन देखे थे। भारत पर अरबों का आक्रमण कैसे हुआ, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में आप लोगों ने देखा था। आज आप गुलाम वंश, खिलजी वंश और सैयद और लोदी वंश के बारे में जानेंगे। तो क्वेश्चन 21 से 40 तक होंगे लूसेंट ऑप्शनल के, और लूसेंट में से ही एक्सप्लेन होगा इन वंशों का। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मध्य एशिया से, तुर्की से, फारस से, मोरक्को से। तो यात्री इब्न बतूता जो था ये मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। तो चलते हैं एक्सप्लेन में। सल्तनत काल गुलाम वंश, लूसेंट एक्सप्लेन। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बादगा कहा जाता था, फारसी में बंदगा कहा जाता था तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। बंदगा, सैनिक सेवा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। इल्तुतमिश द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य देखिएगा। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका एवं तांबा का जीतल सबसे पहले जारी किया। किसने? इल्तुतमिश ने। तीसरा कार्य है इक्ता प्रणाली चलाई। चौथा टॉपिक कार्य किया 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुर्कान ए चिहलगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। तो ये तो था इल्तुतमिश के कार्य। कुतुब मीनार का निर्माण, सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल, इक्ता प्रणाली, 40 गुलाम सरदारों का संगठन तुर्कान ए चिहलगानी के नाम, और दिल्ली के अमीरों का दमन सर्वप्रथम। तो ये तो इल्तुतमिश का काम था। आगे दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई, इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह 8 महीना शासन। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश ने, जिसने कुतुब मीनार निर्माण कराया, शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए और इक्ता प्रणाली, 40 गुलाम सरदार, तुर्कान ए चिहलगामी और सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन। तो 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्वरी तुर्क था जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण देहली ए कुहना के निकट करवाया।
इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्रदान की। जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की सर्वप्रथम। नेक्स्ट पॉइंट, इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल महीने 1236 ईस्वी में हुई। 1236 अप्रैल महीना। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। तुर्कान छाई रही और तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर उसकी शाह तुर्कान से परेशान होकर रजिया को सिंहासन पर बैठाला। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने प्रथा का त्याग तथा पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा जिसे कहते हैं, चोगा एवं कुलाह यानी टोपी, चोगा एवं कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए अखूर यानी घोड़े का सरदार नियुक्त किया। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रजिया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रजिया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को कैथल के पास बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या 1242 मई महीने में कर दी गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी में बना। बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान से हटाकर 1246 में बलबन ने नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नासिरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया था। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। बहाउद्दीन जिसे बलबन कहते हैं। तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश बलबन ने किया था। बलबन 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा या मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया। नवरोज। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे, फारसी के प्रसिद्ध कवि बलबन के दरबार में। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर्स था। गुलाम वंश का अंतिम शासक समुद्दीन कैमुर्स था। तो ये तो गुलाम वंश हुआ। अगला है खिलजी वंश। 1290 से 1320 तक। 1290 से 1320 तक गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 13 जून 1290 ईस्वी को इसने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया। किलो खरी। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर यानी इलाहाबाद में कर दी। कड़ा मानिकपुर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरसप्स था। अली तथा गुरसस्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। अलाउद्दीन ने भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी खम्स मतलब लूट का धन, खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। 1/2 भाग कर दिया। इसने खम्स यानी लूट का जो धन था उसमें सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 कर दिया और भूराजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। वाह! इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला तथा 1000 खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। इस्लामी वास्तुकला का रत्न अलाई दरवाजा। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया।
दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया। सिकंदर-ए-सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। सिकंदर-ए-सानी। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया। मलिक याकूब को दीवान-ए-रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। परवाना नवीस नामक अधिकारी, परवाना नवीस। अगला है सहना-ए-मंडी। सहना-ए-मंडी यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सहना-ए-मंडी में क्या होता था? यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। और सराय-ए-अदल यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। कहाँ? सराय-ए-अदल में। और सहना-ए-मंडी में यहाँ खाद्यान्न की वस्तुएं बिकती थी। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़े फिरोजशाही से मिलती है। जियाउद्दीन बर्नी की कृति तारीख़े फिरोजशाही से मिलती है। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फतूह हसला तीन इसामी। खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फतूह हसला तीन इसामी की कृति है। मतलब खजाइनुल फतूह अमीर खुसरो, रिहला इन बतूत एवं फतूह हसलातीन ये इसामी की कृति है। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब यानी सेंसर, मुहतसिब एवं नाजिर यानी नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। मूल नियंत्रण को सफल बनाने के दो अधिकारी, एक होते थे मुहतसिब, दूसरा होता था नाजिर। मुहतसिब यानी सेंसर, नाजिर मतलब नाप तौल अधिकारी। तो इन दोनों का हाथ था। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल गया। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था और दूसरा था गढ़ी कर यानी घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। गढ़ी एवं चराई कर, गढ़ी कर, चराई कर। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों ने 6 आक्रमण किए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतुल्लुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और तरताक के नेतृत्व में एवं छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। 6 हुए 1297 में कादर, दूसरा 1298 सल्दी, तीसरा 1299 में कुतलुग ख्वाजा, चौथा 1303 ईस्वी में तारगी, पांचवा 1305 ईस्वी में अली बेग और तरताक और 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। 5 जनवरी 1316 ईस्वी को हो गई थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राजदरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया।
15 अप्रैल 1320 ईस्वी को मुबारक खां के वजीर खुसरो खां ने हत्या कर दी। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। तो ये तो खिलजी वंश और गुलाम वंश आज पढ़ा। इसमें अमीर खुसरो के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, फिर जो नेक्स्ट वंश रह गए हैं उनके बारे में नेक्स्ट पार्ट में होगा, क्योंकि वीडियो बड़ा ना हो ये भी ध्यान रखना है। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। उसका जन्म पटियाली यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास पटियाली में हुआ था 1253 ईस्वी में। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में रहते थे। उन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। तो ये तो अमीर खुसरो ही है। और थोड़ी बात लिखी है खिलजी वंश के बारे में। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद थे। एक तो पद था दीवान ए रियासत, दूसरा था सहना ए मंडी, तीसरा था बरीद और चौथा था मुनहियान या गुप्तचर। तो दीवान ए रियासत या व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था या बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक सहना ए मंडी कहलाता था। बरीद, बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था, उसे बरीद कहते थे। और मुनहियान या गुप्तचर, ये गुप्त सूचना प्राप्त करता था। तो ये तो हुआ गुलाम वंश और खिलजी वंश। नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। तो 21वां क्वेश्चन हो चुका था लूसेंट ऑप्शनल में, और अगला 22वां क्वेश्चन है भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। तो भारत में प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला जो था वो आपका महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी था। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, कौन अपने को बुत सिकन यानी मूर्ति भंजक कहता था? तो महमूद गजनवी जो था, जो प्रथम तुर्क आक्रमण करता था भारत पर, यही अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था। 24वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की? तो महमूद गजनवी ने अमीन उल मिल्लत उपाधि धारण की और यामीन उद्दौला, ये 2 उपाधियां धारण की। यामीन उद्दौला यानी साम्राज्य का दाहिना हाथ और आमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, आमीन उल मिल्लत। तो ये 2 उपाधियां इसने धारण की। 25वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण जो किया वो हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध में किया। हिंदू शाही या ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया। हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी उद्भांडपुर या ओहिंद या वयहिंद। उद्भांडपुर या ओहिंद या वयहिंद। 27वां क्वेश्चन है महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण जाट के विरुद्ध हुआ। जाट। 28वां क्वेश्चन, हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानिवश आत्मदाह कर लिया? तो हिंदू राज्य का जयपाल शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया, जयपाल। 29वां लिखा है महमूद गजनवी किस वंश का था? तो महमूद गजनवी जो था वो यामिनी वंश का था। यामिनी, ना गुलाम वंश का, ना खलजी, ना तुगलक, यामिनी वंश का था। 30वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल नहीं था? तो फिरदौसी के लेखक, फिर जिन्होंने फिरदौसी नहीं थे या अलबरूनी नहीं थे या उतबी नहीं थे या वैहायिक नहीं थे।
तो अलबरूनी भी साथ में आया था जिसने किताब उल हिंद लिखी है। उतबी भी आया था जिसने तारीख यामनी लिखी है। और वैहाकी भी आया था जिसने तारीख सुबुत्तगीन लिखी है। फिरदौसी नहीं आए थे जिन्होंने शाहनामा लिखी है फिरदौसी ने, तो वो इनके साथ नहीं आए थे। 31वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया? तो लाहौर जो था ये महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। 32वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सुता को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? एक ढोल की आवाज के साथ। तो इब्न बतूता ने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ सुता को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है, इब्न बतूता। 33वां क्वेश्चन कहता है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? अभी हमने बताया इल्तुतमिश ने इक्तादारी की प्रथा चलाई। 35वां क्वेश्चन, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला, लाख लोगों को दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। 36वां क्वेश्चन, 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। कौन? खान। 37वां क्वेश्चन, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक था। 38वां क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? तो कुतुब मीनार के कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा कराया। 39वां क्वेश्चन, दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान जो था वो था गयासुद्दीन तुगलक। 40वां और आज का अंतिम क्वेश्चन, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को कल्लर ने स्थापित किया। किसने? कल्लर ने। तो ये आज का गुलाम और खिलजी वंश हुआ और 20 क्वेश्चन हुए, यानी 40 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।